गुड इवनिंग एवरीवन। हमने रेशियो एनालिसिस स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए। फर्स्ट में सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे, सेकंड में हमने रिवीजन किया था फॉर्मूलाज का एक 10 मिनट के अंदर अंदर। एंड हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। अब क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ही गिनेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 6 कर लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। The following accounting information and financial ratio of PQR related to the year ended 31st March 2023। ठीक है, क्या क्या दिया है? जीपी रेशियो दिया है, एनपी दे दिया है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दे दिया है। ठीक है, जीपी है 50% ऑफ सेल, एनपी है 8% ऑफ सेल, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो 20% है ऑफ अ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, वर्क्स कॉस्ट हमें निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस है वो 10% है वर्क्स कॉस्ट का। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 महीने का हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रखते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो भी है वो 6% है वर्क कॉस्ट का। डेट कलेक्शन पीरियड हमारा 60 डेज का है। ठीक है, फिनेंशियल रेशियो इन लोगों ने दिए है। पहला था हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब फिनेंशियल रेशियो में फिक्स असेट टू सेल का रेशियो है 1:3। फिक्स असेट्स टू करंट रेशियो, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी एंड शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल हमें 5 रेशियो इसके दिए हैं। इफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट 31 मार्च 2020 अमाउंट रुपीज 26 लाख। ठीक है, इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमें सबसे पहले कौन सी दी है? फिक्स असेट की एक इन्फॉर्मेशन दे दी है कि फिक्स असेट जो है हमारा वो 26 लाख का है 31 मार्च 2022 को। प्रिपेयर अ समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड ऑल्सो बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2023। इन लोगों ने क्या बोला है भाई, आप P&L और बैलेंस शीट बना दीजिए हमें कब का? 31 मार्च 2023 का। तो हमारा यहाँ पे चालू होगा आंसर नंबर 3। पहला बनेगा P&L स्टेटमेंट। ठीक है, एक 10 से 12 लाइन का P&L स्टेटमेंट अपना बनेगा। ठीक है, एंड बैलेंस शीट भी अपना बनेगा 31 मार्च का। वो भी कितने दिन का बनेगा? वो भी इतना इनफ है। लाइबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस। ठीक है, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट, ये वाला पोर्शन हम डेबिट बोलते हैं और यहाँ पे हम क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स में अपने ऐसे पूरा P&L और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे एक एक इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बोला भाई? सबसे पहले हमें दिया है कि हमारा जो फिक्स असेट है ना वो 26 लाख रुपीस का है। तो हम कौन सा रेशियो यूज कर सकते हैं? तो हम ये वाला रेशियो सबसे पहले यूज कर सकते हैं जो हमारा फिक्स असेट टू सेल का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट्स बनेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1, पहला हम रेशियो कौन सा यूज करें? फिक्स एसेट दिया है तो फिक्स एसेट टू सेल या तो फिक्स एसेट टू करंट एसेट, दोनों में से आप जो ढूंढना चाहो वो ढूंढ आप यहाँ पे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले फिक्स एसेट हमें दिया है वो है 26 लाख का यहाँ पे। ठीक है, 26 लाख का फिक्स एसेट दिया है। डन। पहला रेशियो हम यूज कर रहे हैं FA टू सेल, फिक्स एसेट टू सेल्स इज इक्वल टू कितना? ये हमारा फिक्स एसेट से सेल 1:3 का, तो 1/3। ओके, फिक्स एसेट हमारा कितना है? फिक्स एसेट है हमारा 26 लाख का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 26 लाख डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू 1/3। डन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फिक्स एसेट टू सेल, इसलिए हमने किया है FA डिवाइड बाय सेल। ठीक है, सेल्स इज इक्वल टू 26 लाख इंटू 3, तो हमारा सेल्स हो जाएगा 26 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 78 लाख। डन। तो हमें सबसे पहले सेल्स मिली है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्स 78 लाख। डन। तो सबसे पहले सेल मिल गया। अब सेल मिल गया है, अब दूसरा रेशियो हमारा कौन सा है? फिक्स असेट टू करंट असेट, तो उसका यूज कर लेते हैं।
यहाँ पे हम दूसरा रेशियो यूज कर लेते, फिक्स असेट टू करंट असेट, ठीक है। 13:11, मतलब कि 13/11। डन। फिक्स असेट मुझे पता है मेरा 26 लाख रुपये है, तो 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई करंट असेट इज इक्वल टू 30/11। 11 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 13 डिवाइड में जाएगा, तो करंट असेट इज इक्वल टू 26 लाख इंटू 11 डिवाइड बाई 13। तो ये अराउंड अराउंड हो जाएगा 13 दूनी 26 और 11 दूनी 22, 22 लाख रुपीज हमारा हो जाएगा सीए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट असेट हमारा है 22 लाख रुपीज का। 22, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो करंट एसेट भी आ गया। अब हमारे पास करंट रेशियो 2:1 का करंट असेट है, तो मैं क्या करंट लाइबिलिटी ढूंढ सकता हूँ करंट रेशियो की मदद से, ठीक है। तो करंट रेशियो का हम अब यूज करेंगे, थर्ड रेशियो हमारा हम यूज करेंगे करंट रेशियो का। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, रेशियो कितना है हमारा 2:1, मतलब कि 2/1। करंट असेट हमने ढूंढा है 22 लाख का, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2, तो करंट लाइबिलिटी हमारा हो जाएगा 11 लाख का, ठीक है। तो मुझे मेरा करंट लाइबिलिटी का भी पोर्शन मिल गया। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटी 11 लाख का। डन। करंट असेट हो गया, करंट लाइबिलिटी हो गया, करंट रेशियो का भी हो गया। लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन से करंट लाइबिलिटी भी हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि करंट लाइबिलिटी हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे हम फोर्थ रेशियो यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू, लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी है 2:1, 2:1। लॉन्ग टर्म लोन मुझे ढूंढना है, करंट लाइबिलिटी मैंने ढूंढा है 11 लाख का, इज इक्वल टू 2:1। तो लॉन्ग टर्म लोन हमारा हो जाएगा 22 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लॉन्ग टर्म लोन कितने का, 22 लाख रुपीज का। डन। तो ये भी हमारा रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है, तो ठीक है। अभी इसका हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना ही तो शेयर कैपिटल है, ना ही रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ ऊपर के जो रेशियो है इनका हम यूज करेंगे। सबसे पहले पास मेरे पास है जीपी, जीपी है 50% ऑफ सेल, तो पी एंड एल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीपी, और जीपी कितना है, जीपी है 50% ऑफ सेल, मतलब कि 78 लाख का मेरा, उसका 50%, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मेरा मिल जाएगा 78 लाख का, मेरा 50% कितना हो जाएगा 11,70,000 रुपए। डन। तो जीपी मिल गया, ठीक है। रेशियो का यूज होते जाए, वैसे वैसे उसको टिक डाउन करते जाओ, ताकि है ना आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। नेट प्रॉफिट हमारा है 8% ऑफ सेल, तो यहां पे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 8% ऑफ सेल, तो 78 लाख का सेल है, उसका 8%, 78 लाख का 8%, हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा 6,24,000 रुपए। डन। तो नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ओके। अब क्या है, अब हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, वर्क कॉस्ट का मीनिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये यही होता है वर्क कॉस्ट का मीनिंग। अब यहाँ पे डायरेक्ट वर्क कॉस्ट ढूंढने के लिए नहीं दिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी मेरा सीओजीएस होगा, सीओजीएस उसको ही मैं वर्क कॉस्ट मान लूंगा, क्योंकि मुझे उतना तो कॉस्ट लगेगा ही ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीओजीएस ढूंढ लेते हैं, तो फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ हमारा होगा सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या है भाई, सीओजीएस को ही हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सीओजीएस को ही हम यहाँ पे बोलेंगे वर्क कॉस्ट, ठीक है। और वर्क कॉस्ट कैसे हम लेके आएंगे भाई, सेल्स माइनस जीपी। हमारा सेल्स कितना है भाई, हमारा सेल्स है 78 लाख का, माइनस 11,70,000 का जीपी, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 78 लाख माइनस 11,70,000, ये हमारा आ जाएगा 66,30,000, ठीक है।
तो ये हमें क्या मिल गया, हमारा वर्क कॉस्ट मिल गया, ठीक है। अब वर्क कॉस्ट के लिए हमने वर्क कॉस्ट इसके लिए ढूंढना था। अब वर्क कॉस्ट क्या बोलता है भाई, जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है ना वो 20% है वर्क कॉस्ट का, ठीक है। तो ये सीओजीएस के जो 3 पार्ट है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, उसमें से वर्क कॉस्ट, उसमें से रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये वर्क कॉस्ट का पार्ट है, डायरेक्ट वेजेस ये भी वर्क कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों किसके पार्ट है, ये दोनों वर्क कॉस्ट के पार्ट है। और तो क्या मैं इसको डायरेक्टली सीओजीएस लिखने की जगह यहाँ पे अपने क्या करते थे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं डायरेक्ट सीओजीएस लिख देता अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट मुझे यहाँ पे सीओजीएस को बाइफरकेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मेरा आ जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितना है, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट हमारा कितना है भाई, वर्क कॉस्ट हमारा हमने ढूंढा था 66,30,000। रॉ मटेरियल 66,30,000 इंटू 20%, 66,30,000 का 20%, ये हमारा हो जाएगा 13,26,000 रुपए। That- तो ये इसका भी काम खत्म हो गया। डायरेक्ट वेजिस हमारा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डायरेक्ट वेजिस 66,30,000 इंटू 10%। तो ये हमारा हो जाएगा 6,63,000, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट वेजिस भी आ गया, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब क्या बोला है, अब हमें यहाँ पे बोला है जो हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो हम 3 महीने का रखते हैं, ठीक है। तो हमने एक चैप्टर किया था वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में हमने स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का एक फॉर्मूला समझा था। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू जो भी हमारा हाल में रॉ मटेरियल है उसका हम 3 मंथ का प्रोडक्शन रखते हैं, मतलब कि 3 मंथ हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं। तो जो भी हमारा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, 3/12, जो भी रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल हमने कितने का ढूंढा भाई, 13,26,000 का, ठीक है। तो 13,26,000 इतना हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, इतना हम रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास ऑलवेज रखा ही रहता है। 13,26,000 इंटू 3/12, तो ये हमारा हो जाएगा 33,15,00। अब ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये कहाँ पे जाएगा, तो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा जाएगा यहाँ पे करंट असेट के अंदर, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सेफ्टी स्टॉक है 33,15,00, ठीक है। तो ये हमें सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिल गया, ठीक है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो 60% ऑफ वर्क कॉस्ट है। हम जो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं फिनिश गुड्स का वो हम वर्क कॉस्ट का 6% रखते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ढूंढना है हमें। स्टॉक ऑफ एफ जी इज इक्वल टू जो भी हमारा वर्क कॉस्ट है उसका कितना कितना था, 6% था ना। हाँ ये 6% हम वर्क कॉस्ट का रखते हैं। वर्क कॉस्ट हमारा कितना था, 66,30,000, उसका 6%। तो हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होना चाहिए, 3,93,978,00। ये यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,97,800। डन। तो ये हमें स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी मिल गया। अब अब क्या बोला है, जो हमारा डेट कलेक्शन पीरियड है ना वो 60 डेज का है, और जो भी हमारा सेल्स है ना वो सेल्स हमारा जो भी हमारा सेल्स है वो सेल है 60 डेज का, और जो भी हमने सेल की बताया है ना हमारे पीएनएल में वो पूरा का पूरा क्रेडिट सेल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे डेट कलेक्शन पीरियड दिया है। तो हमारा एक और फॉर्मूला आता है, तो हमारा एक और फॉर्मूला आता है वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में से ही। कौन सा है वो फॉर्मूला, कि मुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, मुझे क्या दिया है, डेट कलेक्शन पीरियड। तो डेट कलेक्शन पीरियड हम कैसे ढूंढते थे, हम डेट कलेक्शन पीरियड ढूंढते थे जो भी हमारा क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल जो भी हमारा है इंटू 60 डिवाइड बाई, यहाँ पे हमें कितने डेज लेने, डेज का कुछ बोला नहीं है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 365 डेज।
तो हमें रिसीवेबल मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो रिसीवेबल का फॉर्मूला था वर्किंग कैपिटल से वही उठाया। क्रेडिट सेल इनटू 60 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता था एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू रिसीवेबल। क्रेडिट सेल हमारा कितना है, तो पूरा सेल ही हमारा क्रेडिट सेल है, तो टोटल सेल है हमारा 78 लाख का, तो ये हमारा हो जाएगा 78 लाख। एवरेज कलेक्शन पीरियड भाई इन लोगों ने बोल दिया भाई हमारा कलेक्शन पीरियड है 60 डेज का, डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू हमें मिल जाएंगे रिसीवेबल्स। रिसीवेबल इज इक्वल टू 78 लाख इंटू 60 डिवाइड बाय 365, ये हमारे हो जाएंगे 1282192। ठीक है, ये हमारे रिसीवेबल हो जाएंगे। और रिसीवेबल कहाँ पे आएंगे, रिसीवेबल हम यहाँ पे शो करते हैं, रिसीवेबल इज इक्वल टू 1282192। तो ये हमें हमारे रिसीवेबल्स भी यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट चीजें हमारी खत्म हो चुकी है, हमारा सिर्फ ये एक रेशियो बाकी है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस, बाकी सारे चीज का काम हो चुका है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पी एंड एल क्लोज कर डालते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल दोनों साइड कितना जाएगा भाई, 78 लाख का। ओके, 78 लाख में से 13,26,000 माइनस कर डालता हूँ, और 663,000 और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 11,70,000 वो माइनस कर डालता हूँ। तो हमारे पास है ना अब बैलेंस बचता है 46,41,000 का, इतना हमारा बैलेंसिंग फिगर बन रहा है। तो मैं इसको क्या मानूंगा भाई, ये हमारा कोई भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देता हूँ। और डायरेक्ट एक्सपेंस ये कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर से आया। डन। तो पहला हमारा ट्रेडिंग अकाउंट वाला काम खत्म हो गया, अब पी एंड एल में करते। तो जीपी यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा। जीपी कितना है भाई, 11,70,000 रुपये। ठीक है, 11,70,000 का जीपी है। और हमारा एनपी कितना है, हमारा एनपी है 6,24,000 रुपये। तो 11,70,000 माइनस 6,24,000, तो ये हमारा हो गया 5,46,000। ये 5,46,000 क्या होगा भाई, हमारा पी एंड एल में कौन सा आता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस। तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस लिखो, जितने भी एक्सपेंस याद आ जाए वो सारे, अरे यार क्या हुआ इसको, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंस आप यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट भी खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें हमारा बैलेंस शीट का पोर्शन क्लोज करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले है ना करंट एसेट का कैलकुलेशन कर लेते। करंट एसेट 22 लाख का है, उसमें से ये तीनों यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। तो 22 लाख माइनस 33, 22 लाख माइनस 331500 माइनस 397,800 माइनस 1282,192। तो ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया, 1,88,508। इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको या तो मैं कैश मान सकता हूँ, या तो मैं क्या मान सकता हूँ, और अदर करंट असेट कितना है हमारा 1,88,508, और इसका टोटल हमारा हो जाएगा करंट असेट का 22 लाख रुपए। ठीक है, ये हमारा टोटल हो जाएगा भाई 26 लाख प्लस 22 लाख, 48 लाख रुपीज हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा। अकाउंट का नियम है भाई, करंट असेट, अरे असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी होता है, तो ये हमारा लाइबिलिटी का भी पोर्शन हो जाएगा 48 लाख का। ठीक है, 48 लाख में से मैं 11 लाख माइनस कर दूं और 22 लाख माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 15 लाख रुपए। और ये 15 लाख रुपए क्या है, ये 15 लाख है इक्विटी शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। ठीक है, तो मैं इसको क्या डिवाइड कर सकता हूँ, यस मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, मुझे यहाँ पे शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस का रेशियो दिया है 1:4 का। तो सबसे लास्ट वाला रेशियो यहाँ पे यूज कर लेते हैं, है जगह नीचे है, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 799, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और ये कितना है, 1:4 है। डन। तो मुझे अगर टोटल अमाउंट में से शेयर कैपिटल ढूंढना है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल कितना है हमारा, टोटल है हमारा 15 लाख का। ठीक है, उसमें से मेरा एक पोर्शन है शेयर कैपिटल का, और एक पोर्शन है, और एक पोर्शन है मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो है 1:4 का।
मतलब कि 15 लाख में से 1 टेंस टू 4 में से 1 वाला पार्ट शेयर कैपिटल का है, 4 वाला पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस का है। तो बचपन में हम सीखे थे भाई, जब भी ऐसा कुछ हो हम क्या करते हैं भाई, 15 लाख इंटू 1/5। ठीक है, तो मुझे शेयर कैपिटल मिल जाएगा 1, इसका 1 और टोटल 15 5। वैसे ही यहाँ पे 15 लाख का 4/5। ठीक है, तो 15 लाख डिवाइड बाई 5 करूंगा, 3 लाख आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। और रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितने का आ जाएगा भाई, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा हमारा 15 लाख इंटू 4/5, 12 लाख का। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर वाला जो पोर्शन है वो है 3 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन है 12 लाख का। और चलो जाने दो, ठीक है। तो इसी के ही साथ हमारा अराउंड अराउंड 21 मिनट्स में ये सम खत्म हो गया। 10 मार्क्स का ये सम आता है। एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अगर इसको 21 मिनट में कंप्लीट किया है तो आप समझ लो कि अगर आप एग्जाम में गिनोगे तो 15 मिनट के अंदर अंदर तो आप गिन सकते हो। 8 से 10 मार्क्स के बीच में ये सम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या करते, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं। Ganpati Limited has furnished the following ratio and the information relating to the year ended 31st March 2023। सेल हमें दे दिया है 60 लाख का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% का है, ठीक है। बाद में रेशियो ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व है 7:3, करंट रेशियो हमारा है 2, नेट प्रॉफिट टू सेल का रेशियो है 6.25, मतलब कि हमें सेल परसेंट एनपी तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, और इन लोगों ने बता दिया भाई इन्वेंट्री टर्नओवर का रेशियो किस पे बेस्ड है, सीओजीएस पे। तो हम सीओजीएस से ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढेंगे। सीओजीएस भी बता दिया है, वाओ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दे दिया है, रिसीवेबल दे दिया है, पेएबल दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढ देंगे। प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2023 इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। हमें फॉलोइंग फॉर्मेट में इनको बैलेंस शीट भी दे देनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते ये वाला सम भी। आंसर नंबर 4। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ सम पे है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ढूंढने की। दूसरी रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट बनाने की। अब मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए मुझे क्या पी एंड एल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो अप्रोच आ सकते हैं, या तो आप एक पी एंड एल बना दो, या तो फिर आप है ना इनकम स्टेटमेंट बना दो, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बना दो या पीएनएल बना दो, ठीक है। मैं कौन सा अप्रोच यूज करूंगा, तो हमने अभी तक पीएनएल का सीखा है, तो क्या पीएनएल आप बना लोगे, ठीक है। आप लोग पीएनएल बना लोगे, तो मैं इनकम स्टेटमेंट का अप्रोच यहाँ पे फॉलो करूंगा, ठीक है। तो पीएनएल से आप बना लोगे, देखो आपके पास ऑप्शन है, आप पीएनएल से भी बना सकते हो, इनकम स्टेटमेंट पर से भी बना सकते हो। मैं इनकम स्टेटमेंट वाला जो फॉर्मेट है ना वो यूज कर लेता हूँ, क्योंकि क्या इजी पड़ेगा, ठीक है। अम, कि पी एंड एल यूज कर देते हैं, चलो छोड़ो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लेते हैं, ठीक है। सेल्स हमें कितना दिया है, सेल्स हमें दे दिया है भाई 60 लाख का है, तो सेल्स 60 लाख का है, ठीक है। तो सेल्स का काम खत्म हो गया। देन सीधा हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट है हमारा 6.25%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई नेट प्रॉफिट 6.25% है, 60 लाख का @6.25%। तो 60 लाख का 6.25% हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3,75,000, ठीक है। इनकम टैक्स हमारा कितना है भाई, रेट ऑफ इनकम टैक्स 50% है, तो यहाँ पे हमारा आएगा इनकम टैक्स, ठीक है। और इनकम टैक्स कितना है @50% है। अब एक बात याद रखो, हम जब है ना हमारा
स्टेटमेंट बनाते हैं ना, स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, तो क्या करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, यहाँ पे हमारा होता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, ठीक है, और हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब मेरे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स है 3,75,000 का, हमारा टैक्स रेट है @50%। तो हम क्या करेंगे भाई, ये मुझे पता है 3,75,000 का है, तो ये भी कितने का होगा भाई, ये होगा 3,75,000 का। तो ये कितना हो जाएगा, 3,75,000 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, पता चला भाई। टैक्स हमारा, टैक्स रेट है हमारा 50%, तो 50% किसका है, अर्निंग बिफोर टैक्स का। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा 7.5 होगा, तो टैक्स हमारा 3,75,000 आएगा, और ये भी हमारा एनपी हमारा इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट बन जाएगा, ये हमारा टैक्स बन जाएगा। टैक्स हमारा कितना आएगा भाई, 3,75,000, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट करते हैं ना, तो अभी जो मैंने समझा है ना, वो कंफ्यूजन आपको नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे भले ही ये 50% लिखा है, बट ओरिजिनल में ये भी है, सेल का तो 6.25%, बट नेट प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स का है 50%। ठीक है, तो अब अब सीओजीएस हमारे पास है 18 लाख रुपए, तो सीओजीएस का यूज कर लेते हैं भाई। सीओजीएस है 18 लाख रुपए। ठीक है, सीओजीएस का यूज हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारा है 60,000 रुपए, तो यहाँ पे हमें जीपी ढूंढने के लिए कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 60,000 रुपए। ठीक है, रिसीवेबल्स एंड पेएबल है 2-2 लाख रुपए के। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हम पी&एल में डाल सके। ठीक है, शेयर कैपिटल टू रिजर्व किसी काम का नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी किसी काम का नहीं है, करंट रेशियो भी किसी काम का नहीं है, ना ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमारे किसी काम का नहीं है, ना ही रिसीवेबल ना ही पेबल। मतलब कि अब इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हम मान लेंगे भाई वो हमारा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये रहा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो हमारा क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60 लाख। 60 लाख, ठीक है, 60 लाख माइनस 18 लाख माइनस 60,000 माइनस 3,75,000 माइनस 3,75,000, ये हमारा हो जाएगा 33,90,000। डन। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। ठीक है, और इनकम स्टेटमेंट से कैसे ढूंढना है मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट हमारे यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हमारा सबसे ऊपर आएगा सेल्स। सेल्स में से हमारा क्या माइनस हो जाता है, वहां से माइनस हो जाता है हमारा सीओजीएस। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा ऑपरेटिंग तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा जीपी। जीपी में से मैं माइनस कर डालूंगा भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में माइनस कर डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर डालूंगा, अरे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, उसमें से मैं क्या माइनस कर डालूंगा, इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर डालूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से मैं टैक्स का पोर्शन माइनस कर डालूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, सब में हमने सबसे पहले नेट प्रॉफिट ढूंढ दिया था 60 लाख का, 6.25% था। ठीक है, तो ये हमारा हुआ था 3,75,000। ठीक है, टैक्स हमारा था 50%, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% होगा, तो ये 375 भी हमारा 50% है, तो ये हमारा होगा 375, और ये हमारा हो जाएगा 375 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 7.5 लाख रुपए। डन। आप इसको आसानी से समझ पाओगे। इंटरेस्ट हमारा कितना था, इंटरेस्ट था हमारा 60,000 का, तो इंटरेस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया 60,000 का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा हमारे 7.5 लाख माइनस 7.5 लाख प्लस 60,000, ये हमारा आ जाएगा 8,10,000। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसमें ये एडबैक हो जाएगा, तो ये 8-10 आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पता नहीं है, सेल्स मुझे पता है, सेल हमारा था 60 लाख का, और हमारा सीओजीएस कितना था, हमारा सीओजीएस था 18 लाख रुपए का। 60 लाख माइनस 18 लाख, 42 लाख। 42 लाख में से 8,10,000 में माइनस कर दूंगा, तो ये हमारा आ जाएगा 33,90,000। तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो मैंने
दोनों मेथड से आपको बता दिया भाई। इनकम स्टेटमेंट देखो सबसे इजी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कुछ लोचा कर दिया ना समझने में, आपने 50% सेल का ले लिया और समझने में लोचा कर दिया ना, तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा गलत आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इनकम स्टेटमेंट से स्टेटमेंट पे जाना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करनी है उन लोगों ने हमें बता ही दिया है। बैलेंस शीट में क्या बोला है भाई, शेयर कैपिटल होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या बोला है, और बोला है 15% के डिबेंचर। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला है, उसके अलावा हमें बोला है पेएबल चाहिए उनको, तो यहाँ पे लिख दिए पेएबल। ठीक है, फिक्स असेट चाहिए हमें, एफ ए। उसके बाद एक करंट असेट, करंट असेट के अंडर हेड कौन कौन सी चीजें है, तो स्टॉक, रिसीवेबल एंड कैश है। स्टॉक, रिसीवेबल एंड कैश। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे है ना, अगर आंखें बंद करके भी बताऊं ना, तो एक चीज हम यहाँ पे है ना सीधा सीधा ढूंढ सकते हैं, वो है हमारे 15% के डिबेंचर। कैसे ढूंढ सकते हैं, देखो हमारे पास डिबेंचर का इंटरेस्ट है कितना है, 60,000 का। अगर डिबेंचर का इंटरेस्ट 60,000 का है, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, 60,000 डिवाइड बाई 50%, तो मुझे टोटल डिबेंचर का अमाउंट मिल जाएगा। 60,000 डिवाइड बाई 50%, तो हमारे टोटल डिबेंचर का अमाउंट है 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारा मिल जाएगा डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट का वर्क यहाँ पे था। बाद में सम के अंदर रिसीवेबल और पेएबल दो दो लाख दे दिए, तो पेएबल हमारा है 2 लाख, रिसीवेबल है हमारा 2 लाख। ठीक है, तो रिसीवेबल और पेएबल का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, है करंट रेशियो 2:1, बट ना ही हमारे पास करंट एसेट है, ना ही हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अब सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं करंट रेशियो का। करंट रेशियो है 2, 2 इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2। अब देखो सम में जिस हिसाब से बोला था ना, हमारे पास पेएबल 2 लाख रुपए के है, यही हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही पोर्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा, यही पोर्शन हमारा यहाँ पे बन जाएगा पूरा का पूरा करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो करंट असेट डिवाइड बाय पेएबल इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी, पेएबल है हमारे 2 लाख के, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2, करंट असेट हमारा बन जाएगा 4 लाख रुपए का, 5। तो यहाँ पे करंट असेट हमारा आ गया है 4 लाख रुपए का, तो इसका भी काम हमारा करंट रेशियो का भी खत्म हो गया। शेयर कैपिटल टू रिजर्व अभी इसको साइड में रखते हैं। देन लास्ट में हमारा एक ही रेशियो अब रह जाता है, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला हमारा चलता है भाई, सेकंड, इन्वेंट्री टर्नओवर, ये हमारा कितना है, ये हमारा है इन्वेंट्री टर्नओवर 12, तो इसका भी हमारा काम खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर है हमारा 12। ओके, अब इन्वेंट्री टर्नओवर का एक फॉर्मूला इन लोगों ने बोला सीओजीएस पे, सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक चलता है। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक ढूंढने के लिए हमारे पास है ना यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है स्टॉक का। अब ओपनिंग बैलेंस नहीं है मतलब कि यहाँ पे जो भी स्टॉक आएगा ना, वो मैं अजम्पशन ले लेता हूँ, वो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, तो ओपनिंग स्टॉक जीरो हो जाता है, तो जो भी बचता है वो पूरा का पूरा हमारा क्या बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा हो जाएगा सीओजीएस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 12। सीओजीएस हमारा कितना है भाई, सीओजीएस हमें सब में कितना दिया था, हमें दिया है सब में 18 लाख रुपए, तो 18 लाख डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 12। क्लोजिंग स्टॉक हमारा बन जाएगा 18 लाख डिवाइड बाई 12, 18 लाख डिवाइड बाई 12, 1.5 लाख रुपए। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ गया। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक है हमारा 1.5 लाख रुपए का। डन, तो हमें यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी मिल गया। ओके, हाँ। तो हम क्या यहाँ पे अब करंट एसेट में बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकते हैं। करंट एसेट हमारा टोटल है 4 लाख रुपए का, उसमें से 1.5 इसका है, 2 इसका है, तो 4 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 2 लाख, तो 50,000 रुपये हमारा बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा कैश के अंदर। ठीक है, अब कौन से रेशियो हमारे बाकी रह गए देख लेते। तो अब हमारे टोटल 2 रेशियो बाकी रह गए, एक तो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ और शेयर कैपिटल टू रिजर्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कौन सा यूज करेंगे, हम यूज कर लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज इक्वल टू
कितना है वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 25% का। तो ये हमारा बन जाएगा रिटर्न डिवाइड बाय नेटवर्थ। रिटर्न कौन सा आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है, डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 25%। डन। रिटर्न हमारा आफ्टर टैक्स वाला कितना है, तो हमारा रिटर्न जो है ना आफ्टर टैक्स वाला वो है 3,75,000 का। तो यहाँ पे 3,75,000 डिवाइड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 25%। ये हमारा हो जाएगा नेटवर्थ इज इक्वल टू 3,75,000 डिवाइड बाय 25%। तो हमारा नेटवर्थ बन जाएगा 3,75,000 डिवाइड बाई 25%। ये हमारा बन जाएगा नेटवर्थ 15 लाख। ठीक है। नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है, ओनर्स फंड। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई, ओनर्स जो भी ओनर के फंड है, ओनर्स फंड, ठीक है, ये टोटल कितने के, ये है 15 लाख के। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करंट असेट का टोटल आ जाएगा, अरे असेट बाजू, अरे लाइबिलिटी बाजू का हमारा टोटल आ जाएगा, यस, 15 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख, ये हमारा बन जाएगा टोटल बन जाएगा यहाँ पे 21 लाख रुपीज का। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे भी ये टोटल हो जाएगा 21 लाख रुपीज। 21 लाख में से 4 लाख रुपए की करंट असेट है, तो हमारी फिक्स असेट हो जाएगी 17 लाख रुपए की। ठीक है। अभी हमारा एक काम बाकी है, ओनर्स फंड हमने पूरा ढूंढ लिया है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का बाइफर्केशन करने के लिए हमें यहाँ पे 7:3 बोला है। तो अभी लास्ट में जैसे किया था वैसे ही हम कर डालते हैं। फोर्थ, नेटवर्थ है हमारा टोटल 15 लाख का, जिसमें शेयर कैपिटल का पोर्शन है एक, और एक पोर्शन हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है। और इसका पोर्शन कितना है, 7:3। अगर मुझे 7:3 में 15 लाख बांटने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, 15 लाख इंटू 7, 7 और 3 10, और यहाँ पे 15 लाख इंटू 3/10। ओके। शेयर कैपिटल टू रिजर्व है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल टू रिजर्व 15 लाख इंटू 7/10। तो ये हमारा हो जाएगा 10,50,000। 15 लाख इंटू 3/10, 4.5 लाख रुपए। 10,50,000 और 4.5 लाख रुपए, और ये हमारा हो गया 4.5 लाख रुपए। ठीक है। तो ये ऑनर्स के भी फंड हमने ढूंढ लिए। डन। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम गिनना स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 मिनट का, अब 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला है, यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सिर्फ यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, तो ये अराउंड और 5 मार्क्स के आसपास का ही पूछते हैं। लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ 0.5, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड है 18 दिन का, इन्वेंट्री टर्नओवर है 9 दिन का, इन्वेंट्री टर्नओवर है 9 टाइम्स, जीपी रेशियो है 10% का, एसिड डेट रेशियो है 1। ठीक है। अज्यूम 360 डे इन अ ईयर एंड ऑल सेल्स आर ना क्रेडिट। इसमें हमें है ना नोट्स एंड पेएबल दे दिया है, कॉमन स्टॉक दे दिया है, रिटेन अर्निंग दे दिया है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक लॉन्ग टर्म डेट में ढूंढ लूँ तो मुझे टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी का मिल जाएगा। देन यहाँ पे मुझे डिवीजन देखना है। तो लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ मेरे को बोला है 0.5 का। ठीक है। ना ही मेरे पास नेटवर्थ है, नेटवर्थ है मेरे पास, यस ये रही, नेटवर्थ है मेरे पास 2 लाख रुपए की। ठीक है। तो चलो ना इसको पूरा ही गिन लेते हैं, यहीं पे गिन लेते हैं। आंसर 5। ठीक है। वहां पे जैसा बनाया है वैसा ही हमें यहाँ पे बनाना है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे। हम क्या करते हैं, प्रॉपर ही बैलेंस शीट बनानी है कि यही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
आप लोग अपने तरीके से प्रॉपर बना देना। टेक अ स्क्रीनशॉट, ऐड, कट, पेस्ट। ठीक है, तो मेरा उतना टाइम यहाँ पे लिखने का बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब जो भी रेशियो दिए है ना उसको गिन लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मेरे को बुलाए भाई, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ है हमारा 0.5 का। लॉन्ग टर्म डेट से नेटवर्थ है हमारा 0.5 का, तो इसी का ही यूज कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट से नेटवर्थ का जो पोर्शन है वो है 0.5 का। ठीक है, अब नेटवर्थ में क्या आता है, तो नेटवर्थ में हमारा आएगा स्टॉक, कॉमन स्टॉक। या कॉमन स्टॉक का मतलब है इक्विटी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इक्विटी। और रिटेन अर्निंग का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये दोनों कितना है हमारा, 2 लाख का। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्थ। तो ये है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट मुझे नहीं पता है, बट नेटवर्थ के अंदर हमारा इक्विटी 1 लाख रुपए का, 1 2 3 4 5, और हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख रुपए का, इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट इज इक्वल टू ये 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख इंटू 0.5। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा हो जाएगा 2 लाख इंटू 0.5। ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपए का। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख रुपए का। ये टोटल हमारा हो जाएगा 4 लाख रुपए का। तो यहाँ पे टोटल असेट भी हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो टोटल असेट भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 लाख रुपए का। ठीक है, अब अंदर दूसरा क्या बोला है भाई, टोटल असेट टर्नओवर है 2.5 का। टोटल हमारा क्या है, असेट और टर्नओवर, ये दोनों मिला के हमारा है 2.5 का। टोटल असेट और टर्नओवर रेशियो से मैं यहाँ पे हमारा क्या सेल्स ढूंढ पाऊंगा। यस, क्यों, मुझे सेल्स क्यों ढूंढना है, मुझे बैलेंस शीट बनाना है लेकिन मुझे सेल्स क्यों ढूंढना है, तो देखो उसके पीछे का लॉजिक समझो। एवरेज कलेक्शन पीरियड है ना, वो गिनने के लिए भी मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि एवरेज कलेक्शन पीरियड गिनने के लिए मुझे सेल्स चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर ढूंढने के लिए मुझे या तो सीओजीएस चाहिए या तो फिर सेल्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जीपी का मार्जिन दे दिया है तो मैं क्या लूंगा, सीओजीएस लूंगा। तो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर गिनने के लिए सीओजीएस चाहिए। तो ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम टोटल असेट टर्नओवर का रेशियो लेके, टोटल असेट डिवाइड बाय टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होता है पी एंड एल डिवाइड बाय बैलेंस शीट, सेल्स डिवाइड बाय असेट, सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट। ठीक है, इज इक्वल टू वो कितना है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है हमारा 2.5 का। ठीक है, अब टोटल असेट हमारा कितना है, तो हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया भाई, जितना हमारा लाइबिलिटी होगा ना उतना ही हमारा असेट का टोटल होगा। तो टोटल असेट है हमारा 4 लाख का। यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेल्स। टोटल असेट हमारा कितना आ जाएगा, टोटल असेट हमारा आ जाएगा, टोटल असेट हमारा आ जाएगा 4 लाख, इज इक्वल टू 2.5। तो हमें पूरा सेल्स मिल जाएगा, सेल हमारा होगा 4 लाख इंटू 2.5, 10 लाख रुपए। ठीक है, हमें हमारा सेल मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इस रेशियो का भी काम खत्म हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम या तो पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढ ले या तो इन्वेंट्री टर्नओवर ढूंढ ले। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा, नहीं बोल दिया यहाँ पे ऑल सेल्स ऑन क्रेडिट। अगर कुछ नहीं बोला होता तो अभी हमें ये अजम्पशन लेके ही चलना पड़ता। ठीक है, और हमें 360 डेज भी अज्यूम करने हैं। तो ठीक है, तो थर्ड हमारा रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे रिसीवेबल ढूंढने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, रिसीवेबल इज इक्वल टू जो भी मेरा क्रेडिट सेल है उसके बाद उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन करूंगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का डिवाइड बाय, यहाँ पे हमें 360 डेज लेने हैं। रिसीवेबल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल हमारा कितना है भाई, 10 लाख का। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन लोगों ने बोल दिया भाई 18 दिन रखना, डिवाइड बाय 360। ठीक है, तो ये हमारा रिसीवेबल बन जाएगा 10 लाख इंटू 18 डिवाइड बाय 360। तो ये हमारा बन जाएगा एवरेज रिसीवेबल 50,000 रुपए का। ठीक है, तो ये जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल है ये यहाँ पे आ जाएंगे 50,000 के।
ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया। इन्वेंट्री टर्नओवर 9 है, तो ठीक है, हम इन्वेंट्री टर्नओवर का भी यूज कर लेते हैं। फोर्थ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का हमने क्या बोला भाई, हम लेंगे सीओजीएस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं दिया है, लास्ट में ही बात किया, सीओजीएस डिवाइड बाय हम यहाँ पे ले लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो हम यहाँ क्या लेते, हम यहाँ पे लेते एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कितना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा है 9। ठीक है, अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस ढूंढना है, तो मेरा सेल है 10 लाख का, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 10% का जीपी, 10% ही है ना, यस, हमारा जीपी मार्जिन है 10%, तो 10% का जीपी में माइनस कर दूंगा तो मुझे सीओजीएस डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 9 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 9 लाख डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा 9 लाख डिवाइड बाय 9, मतलब कि 1 लाख का। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेंट्री इन्वेंट्री वाला पोर्शन बन गया, इन्वेंट्री हमारा आ गया 1 लाख रुपए का। डन। अब क्या है, अब हमारे पास एक लास्ट रेशियो बचा है, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो का हम यूज कर लेते हैं। अरे ये एसिड टेस्ट रेशियो है, तो ये हमारा कौन सा रेशियो था, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के बाद एक और रेशियो आता है एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, उसका यूज हमने हमें यहाँ पे करने के लिए बोला है, तो फिफ्थ, एसिड टेस्ट रेशियो। तो एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू 1, और एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कैश प्लस रिसीवेबल। जो इंस्टेंटली हम, एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, हम जो भी हमारा जो करंट एसेट है ना, उसको हम इंस्टेंटली इंस्टेंटली हम लोग है ना क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, कैश या कैश इक्विवेलेंट में, वो वाला पोर्शन। तो यहाँ पे कैश होता है और एक रिसीवेबल होता है। ठीक है, डिवाइड बाय हमारा क्या होता है, डिवाइड बाय होता है हमारा करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारा कैश का पोर्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा स्टॉक है 1 लाख रुपए का, तो कैश मुझे पता नहीं है, स्टॉक हमारे पास है 1 लाख रुपए का। ठीक है, हमारा करंट लाइबिलिटी, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे है ना लॉन्ग टर्म डेट करंट लाइबिलिटी में नहीं आता, कॉमन स्टॉक या रिटेन अर्निंग ये सब करंट लाइबिलिटी में नहीं आते। नोट्स एंड पेएबल्स ये हमारे करंट लाइबिलिटी होते हैं, करंट लाइबिलिटी हमारी कितनी की हो गई, 1 लाख रुपए की, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ कैश ढूंढनी हो तो कैश मिल जाएगी, यस। तो क्या करूंगा, ये 1 लाख वहां पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 1 लाख और 1 लाख, कुछ गलत है। अकाउंट रिसीवेबल 1 लाख के, अकाउंट रिसीवेबल 50,000 के, मैं बोलूँ 1 लाख माइनस 1 लाख, जीरो, तो कैश लिखने की जरूरत ही क्या थी। तो ये कैश हमारा अकाउंट रिसीवेबल है 50,000 का। ठीक है, तो ये 1 लाख वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 लाख, और बाद में ये कैश वहां जाके माइनस हो जाएगा 50,000, तो ये हमारा कैश बैलेंस रह जाएगा अल्टीमेटली 50,000 का। तो ये हमारा कैश का पोर्शन यहाँ पे हो जाएगा 50,000 का। ठीक है, प्लांट एंड इक्विपमेंट डायरेक्ट ढूंढने के लिए कुछ दिया नहीं है, तो ये क्या बनेगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये है 1 लाख और ये भी है 1 लाख, तो ये हो गया 2 लाख, तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी होगा 2 लाख का। डन। तो ये हमारे यहाँ पे, हाँ, ये वाला सम भी यहाँ पे खत्म होता है, छोटे छोटे सम थे, खत्म हो रहे, 5-6 खत्म हो गए। ओके, एग्जाम में ऐसे टाइप का सम आप देखने की आशा रखना, जिसमें है ना आपको डायरेक्ट क्विक रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और ईपीएस ढूंढने को बोला है। तो ऐसे सम्स 90% चांसेस है ऐसे ही सम आते हैं। बैलेंस शीट वाले क्या होते हैं कि 5 मार्क्स में बैलेंस शीट का सम है ना पूछा जा सकता है, या तो फिर ऐसा पूछा जा सकता है, पूरा P&L और बैलेंस शीट ढूंढना बहुत रेयर केस में देखा जाता है। 4 से 5 अटेम्प्ट में एक बार आती है वो चीजें, कि पूरी P&L बैलेंस शीट, क्योंकि वो 8 मार्क्स का वर्थ रखता है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 भी हम अब गिन लेते हैं। तो हमारे क्या 7, 8, 9, 10, 11 और 2 इल्यूस्ट्रेशन, मतलब ये टोटल 7 क्वेश्चन हमारे बाकी रह जाएंगे। आज कौन सा वार है, आज हमारा बुधवार है, मतलब कि 4 फरवरी बुधवार हमारा चल रहा है। तो गुरु और शुक्र, मतलब कि 2 दिन हमारे पास है इस चैप्टर को और ढंग से करने के लिए। ऐसा होगा तो कल हम खत्म कर देंगे, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर डालेंगे, एंड फ्राइडे से हम हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।
आप लोग आरटीबी एमटीबी करना मत भूलना, आरटीबी एमटीबी इसकी कर लेना, ठीक है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें है ना प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ये वाले 2 चैप्टर में। ये 2 चैप्टर जो है रेशियो एंड इन्वेस्टमेंट बजटिंग, ये देख के नहीं होगे। बाकी के मैं बोल सकता हूँ 1 से लेके 8 चैप्टर अगर आपने है ना एक सम भी गिना है ना, तो आप एग्जाम के टाइम पे फोड़ लोगे, ठीक है, फोड़ लोगे, मतलब कि 5 में से 2 या 3 मार्क्स लेके आ जाओगे अगर 5 मार्क्स में कोई भी सम पूछता है। बट यहाँ पे 1 मार्क्स लाना भी मुश्किल हो जाएगा अगर रेशियो याद नहीं है तो, ठीक है। तो रोज रिवाइज करते रहना रेशियोज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि मनन प्राइवेट लिमिटेड है गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 का हमें मनन लिमिटेड का हमें चीजें दिया गया है, ठीक है। करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल असेट टर्नओवर, जीपी दे दिया है, स्टॉक टर्नओवर दे दिया है, नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया है, फिक्स असेट दे दिया है, इक्विटी शेयर दे दिया है, 1,80,000 की इक्विटी शेयर है और हर शेयर 10 रुपए का है, ठीक है। 60,000 9% के प्रेफरेंस शेयर है ₹10 ईच के, और ओपनिंग स्टॉक दे दिया है 11,40,000 का। हमें ढूंढने के लिए 4 चीजें बोलिए, क्विक रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड ईपीएस, ठीक है। तो क्या करना, एक एक करके हम इसको पूरा सम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग मान लेते हैं आंसर नंबर 7, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम रेशियो ढूंढेंगे। हाँ, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे काम करते हैं। क्विक रेशियो, ठीक है, अराउंड अराउंड 6 से 7 मार्क्स का वर्थ रखता है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ए क्विक रेशियो, ठीक है। अब क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो का फॉर्मूला है हमारा क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें क्विक असेट चाहिए। क्विक असेट के लिए हमें क्या चाहिए? क्विक असेट के लिए मुझे चाहिए करंट असेट, उसमें से मैं माइनस कर डालूंगा स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, डेट। तो क्या मिल जाएगा मुझे? क्विक असेट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ क्या ढूंढना पड़ेगा भाई? करंट एसेट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मुझे स्टॉक ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद मुझे प्रीपेड एक्सपेंस ढूंढना पड़ेगा। तो मेरा क्विक असेट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और करंट लाइबिलिटी भी मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ डायरेक्ट है ना, सब में कहीं पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है। करंट रेशियो दे दिया है, मतलब कि करंट असेट मेरे पास होगा या करंट लाइबिलिटी होगा, तो दोनों में से मैं एक चीज ढूंढ पाऊंगा, ठीक है। तो इस सम को हम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए सम, ठीक है। वर्किंग कैपिटल से हमारा सम स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास है करंट रेशियो, सबसे पहले हमारे पास है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब क्या होता है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, जहां पे करंट असेट है 2.5 और करंट लाइबिलिटी है 1, ठीक है। याद रखना ये बहुत ही अच्छा सम है, मजा आएगा, ठीक है। अब मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो मैं बना सकता हूं नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट मेरा 2.5 है, करंट लाइबिलिटी मेरा 1 है। तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना होगा? मेरा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक है, मेरा नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो जाएगा? मेरा नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 1, अरे 1.5, 1.5, 1 नहीं 1.5, ठीक है। ठीक है, और सम के अंदर हमें नेट वर्किंग कैपिटल दे दिया है, इसका काम हमने कर लिया है। नेट वर्किंग कैपिटल हमें दिया 13,50,000 का, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल है हमारा 13,50,000 का। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, भाई मेरा जो नेट वर्किंग कैपिटल जब 13,50,000 है ना, तब उसका रेशियो 1.5 जा रहा है। तो करंट 2.5 जब हो जाएगा तो मेरा करंट एसेट कितना होगा? मैं डायरेक्ट ढूंढ सकता हूँ इसे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करंट असेट की इन्फॉर्मेशन।
वर्किंग कैपिटल क्या बोलता है, जब डेढ़ है नेट वर्किंग कैपिटल तब ये 13,50,000 हो जाता है। ठीक है, यू डोंट नो, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल का करंट असेट और करंट लाइबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वर्किंग कैपिटल फ्लक्चुएट होगा जितना, उतना ही करंट असेट और करंट लाइबिलिटी भी फ्लक्चुएट होता है। तो अगर वर्किंग कैपिटल 1.5 है तब 13,50,000 है, तो मैं मान लूं कि करंट असेट जो हमारा 2.5 है तब कितना होगा हमारा। Done। तो हमें यहाँ से क्या डायरेक्ट करंट एसेट मिल जाएगा। तो करंट असेट इज इक्वल टू 13,50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5। तो हमारा करंट असेट कितना हो जाएगा, 13,50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.5। हमारा करंट असेट बन जाएगा 22,50,000 का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें करंट असेट मिल गया। अब क्या मैं करंट लाइबिलिटी ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, करंट लाइबिलिटी आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, या तो इस फॉर्मूला में डाल दो भाई नेट वर्किंग कैपिटल मेरा 13,50,000 है, करंट एसेट ये है या करंट लाइबिलिटी ये है, या तो इस फॉर्मूला में डाल दो, जैसा भी आपको करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं नेट वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में ही रख देते हैं, वो इजी रहेगा। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। जहां पे मेरा करंट वर्किंग कैपिटल है 13,50,000 का, करंट असेट है हमारा, करंट असेट हमने ढूंढा है 22,50,000 का, तो मेरा करंट लाइबिलिटी कितना होगा। तो मुझे करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा भाई 22,50,000 माइनस 13,50,000, ये मुझे मिल जाएगा 9 लाख रुपए। तो मुझे है ना क्विक क्विक रेशियो के लिए दो चीज ढूंढनी थी, एक करंट लाइबिलिटी और क्विक रेशियो। उसमें से देखो मुझे करंट लाइबिलिटी मिल गई, और यानी ये मुझे यहाँ पे करंट लाइबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो मिल गया, और क्विक असेट को ढूंढने के लिए मुझे करंट असेट मिल गया। ठीक है, अब मुझे स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ढूंढने पड़ेंगे। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस के लिए यहाँ पे क्या दिया है पहले हम वो डिफाइन करते हैं। तो देखो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है। ठीक है, अब मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, अगर मेरे पास सेल होगा तो मैं क्या स्टॉक ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, मेरे क्लोजिंग स्टॉक अपना ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो से पहले मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए टर्नओवर। अब टर्नओवर के लिए मेरे पास है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है मेरे पास, मतलब कि मुझे टोटल असेट भी चाहिए, उसके बाद ही मैं टर्नओवर ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, तो अब करते हैं भाई, टोटल असेट ढूंढते हैं सबसे पहले। तो टोटल असेट क्या होता है, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल फिक्स असेट प्लस टोटल करंट असेट। ठीक है, तो सब में हमें है ना फिक्स असेट यहाँ पे दिया हुआ है 30 लाख रुपए का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल असेट ढूंढता हूँ। अब एक काम करते हैं यार, ये सब है ना वर्किंग नोट में चला जाना चाहिए था। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ऐसा करो, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट ही चल रहा है। ठीक है, आप वर्किंग नोट हेडिंग नहीं मारोगे तो चलेगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि ये ना बाद में सब कुछ है ना एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी हमें मिल गया। अब मुझे क्या ढूंढना है भाई, मुझे ढूंढना है टोटल असेट। ऐसा करते हैं, हर एक रेशियो पे है ना, ये वर्किंग नोट 1 है हमारा, ये वर्किंग नोट 2 है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल वाला। ठीक है, बाद में हमने यहाँ पे करंट लाइबिलिटी ढूंढा, तो ये वर्किंग नोट 3 बन गया हमारा। और अब हम टोटल असेट ढूंढ रहे हैं, ये हमारा बन गया टोटल फिक्स असेट प्लस टोटल करंट असेट। ठीक है, अब टोटल फिक्स असेट हमें सब में कितनी दी है भाई, 30 लाख रुपए, उसको उठाया 30 लाख रुपए, प्लस टोटल करंट असेट, टोटल करंट असेट हमने यहाँ पे ढूंढी है 22,50,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बन गया 30 लाख प्लस 22,50,000, ये हमारा बन गया 52,50,000। डन, तो ये हमारा टोटल एसेट आ गया। डन, अब टोटल एसेट मुझे मिल गया, तो मैं क्या टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो से मैं टर्नओवर ढूंढ सकता हूँ। यस, मैं ढूंढ सकता हूँ। फिफ्थ, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो।
इज इक्वल टू कितना है भाई, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो हमारा 2, और टोटल असेट टर्नओवर रेशियो क्या क्या होता है, टर्नओवर डिवाइड बाय असेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, टोटल असेट, टर्नओवर मुझे पता नहीं है, टोटल असेट मुझे पता है 52,50,000, 52,50,000 है, इज इक्वल टू 2। टर्नओवर हमारा बन जाएगा 2 इंटू 52,50,000, टर्नओवर हमारा बन जाएगा 10,50,000 रुपये। 10, 50, 1, 2, 3, 4, 10, 50, 1, 2, 3, 4, बस 1,50,000,000, 1,05,00,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा टर्नओवर बन गया। ठीक है, तो इसका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, जीपी रेशियो दिया है, अगर मुझे जीपी रेशियो दिया है तो मैं क्या सीओजीएस ढूंढ सकता हूँ, यस मैं ढूंढ सकता हूँ। तो सिक्स हम ढूंढेंगे सीओजीएस, सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। सेल्स मेरा है 10, 50, 1, 2, 3, 4 माइनस, मुझे जीपी ढूंढना है, जीपी परसेंटेज कितना है, 20% है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10, 50, 1, 2, 3, 4 इंटू 20%। तो ये हमारा बन जाएगा सीओजीएस 10, 50, 4 इंटू 20% माइनस 10, 50। हमारा सीओजीएस यहाँ पे बन जाएगा 8 लाख 84 लाख, 84 लाख। ठीक है, तो ये सीओजीएस हमारा आ गया। अब सीओजीएस में मुझे मिल चुका है, तो मैं क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का अब इस्तेमाल कर सकता हूँ, यस मैं अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है हमारा 7। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का हमारा फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइड बाय, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारा सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, इज इक्वल टू 7। ठीक है, एवरेज स्टॉक क्यों लिखा मैं बता देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक हमें पहले ही दे दिया था 11,40,000 का। तो सीओजीएस में ढूंढ लिया भाई 84 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। एवरेज स्टॉक मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू 7, 80। तो यहाँ पे हमारा एवरेज स्टॉक कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारा एवरेज स्टॉक बनेगा 84 लाख डिवाइड बाय 7। तो 84 लाख डिवाइड बाय 7, ये हमारा बन जाएगा 12 लाख रुपए। 12 लाख हमारा एवरेज स्टॉक बना। क्या मैं एवरेज स्टॉक के बेस पर से क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ सकता हूं, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, यस। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज स्टॉक है मेरा 12 लाख, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 11,40,000 का, प्लस क्लोजिंग मुझे पता नहीं है डिवाइड बाय 2। तो मुझे क्लोजिंग ढूंढना है, तो 12 लाख इंटू इंटू 2 माइनस 11,40,000। तो ये हमारा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 12,60,000 का। ठीक है, तो हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था हमारा क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी ढूंढ लिया है, क्या हम क्विक असेट अब ढूंढ सकते हैं, यस। क्विक असेट का मीनिंग क्या होता है भाई, क्विक असेट का मीनिंग होता है करंट असेट में से तुम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर डालो। प्रीपेड एक्सपेंस जैसी कोई चीज यहाँ पे दी नहीं है, तो स्टॉक मैंने ढूंढ लिया, तो क्या मैं अब क्विक असेट ढूंढ सकता हूँ, यस। तो यहाँ पे अपने लिखते सबसे पहले हमने ढूंढा भाई ए क्विक असेट। देखो मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी में देखोगे तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाए होंगे, बाद में क्विक असेट ये सब ढूंढना होगा, या सबसे पहले है ना ये रेशियो ऊपर लिखे होंगे और नीचे वो सब किया होगा। आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे ना इस सम के लिए पर्टिकुलर तो चलेगा, रीजन मैं बता देता हूँ। जब आप एक रेशियो गिन रहे होते हैं ना, तब आपको नहीं पता है हमें कितने रेशियो का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कितने और रेशियो, मतलब कि देखो ये 5 मार्क्स के लिए, अरे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए हमने ऊपर है ना 1.5 पेज का सिर्फ वर्किंग नोट बनाया है। तो डजेंट मैटर, यहाँ पे आप छोड़ देना, क्या करना आप नीचे मैं बता देता हूँ लास्ट में क्या करना है आपको, नीचे एक समरी बना देना है। ठीक है, क्विक असेट, क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्विक असेट का मतलब क्या है भाई, जो भी मेरा करंट असेट है, मेरा करंट असेट कितना है, मेरा करंट असेट है यहाँ पे ढूंढा था कहाँ गया, ये रहा 22,50,000 रुपये। उसमें से मैं अपना स्टॉक वाला पोर्शन माइनस कर डालूंगा। मेरा स्टॉक कितना है भाई, मेरा स्टॉक है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 12,60,000 का, उतना मैं क्लोजिंग स्टॉक मेरा माइनस कर डालूंगा। और डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मेरा कितना है 9 लाख रुपए। तो ये हमारा आएगा 22,50,000 माइनस 12,60,000 डिवाइड बाय 9 लाख रुपए। ये हमारा बन जाएगा क्विक असेट रेशियो 1:1, 1.1। तो ये हमारा क्यू ए आ गया। डन। देखो
3 मार्क्स की चीज करने के लिए हमने 1.5 पेज का वर्किंग नोट बनाया, 2 से 3 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। ज्यादा आप इससे उम्मीद मत रखना। अब सेकंड चीज मुझे ढूंढने के लिए क्या बोला है? सेकंड चीज इन लोगों ने मुझे ढूंढने को बोला है, भाई आप मुझे फिक्स असेट टू टर्नओवर रेशियो दे दीजिए, इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट। यही रेशियो होता है भाई फिक्स टर्नओवर रेशियो का, सेल्स डिवाइड बाय फिक्स असेट। तो हम क्या यहाँ पे दूसरा भी ढूंढ सकते हैं, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स असेट, टर्नओवर डिवाइड बाय फिक्स असेट, ठीक है। क्या हमने सब में टर्नओवर ढूंढ लिया है? यस, टर्नओवर हमने ढूंढ लिया। फिक्स असेट क्या सब में दे दिया था? यस, दे दिया था, ठीक है। तो हमारा टर्नओवर था, ये रहा 1 करोड़ 5 लाख रुपए। 10, 50, 1, 2, 3, 4, और फिक्स असेट सबने ही दे दिया था, ये रहा 30 लाख रुपए, ठीक है। डिवाइड बाय 30 लाख रुपए, 3 लाख 30 लाख, ये हमारा हो जाएगा 3.5। डन। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, देख रहे हो? अब है ना सम इजी बनता जाएगा। अब सेकंड हमें ढूंढना है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का क्या था हमारा? प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा क्या था? प्रोप्राइटरी फंड, पीएफ, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट, ठीक है। टोटल असेट हमने पहले ही ढूंढ लिया है, यस। तो हमें अब यहाँ पे क्या ढूंढना है? अब हमें यहाँ पे ढूंढना है सिर्फ प्रोप्राइटरी फंड। तो क्या हम इसको थोड़ा नीचे करके, चलो ठीक है जाने दो। अब हम क्या करेंगे? अब हम ढूंढेंगे भाई प्रोप्राइटरी फंड। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे प्रोप्राइटरी, कौन सा ये वर्किंग नोट अब हमारा बनेगा? 8। प्रोप्राइटरी फंड अब हम यहाँ पे ढूंढने जा रहे हैं। अब प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड का जो क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है खुद के फंड्स। खुद के फंड्स मतलब कि इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको हम बोलते हैं इक्विटी, जो भी इक्विटी का पोर्शन है प्लस प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर का जो भी पोर्शन होता है उसको हम प्रोप्राइटरी फंड बोलते हैं। अब मुझे प्रोप्राइटरी फंड ढूंढने के लिए पहले तो इंडिविजुअली इक्विटी ढूंढना पड़ेगा और इंडिविजुअली प्रेफरेंस शेयर ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब इंडिविजुअली देखो, इक्विटी शेयर है ना, तो अकेला ये वाला पोर्शन नहीं होता है, इसके साथ हमारा प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर मुझे यहाँ पे दे दिया भाई, प्रेफरेंस शेयर है 60,000 के, 10 रुपए के ईच के। तो मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पता है, मुझे इक्विटी कैपिटल यहाँ पे ढूंढना है। तो इक्विटी कैपिटल ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं डेट इक्विटी रेशियो का यूज, ठीक है। डेट इक्विटी का रेशियो का यूज हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरी फंड तो इतने में आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 9th लिखते हैं, डेट इक्विटी रेशियो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ठीक है। इसको ही बोला जाता है डेट इक्विटी रेशियो, और ये है 1:1.5, 1 डिवाइड बाय 1.5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई मुझे इक्विटी की जरूरत है, तो इक्विटी इज इक्वल टू ये 1.5 को यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, इक्विटी को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 डेट। डन। तो पहला तो हमारा ये हर्डल हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हमने एक चीज सीखी थी, टोटल असेट इज इक्वल टू, टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। क्या मैंने टोटल असेट ढूंढ लिया है? यस, मैंने टोटल असेट ढूंढ लिया है। टोटल असेट कहाँ गया हमारा टोटल असेट? ये रहा 52,50,000, ठीक है। तो टोटल असेट है हमारा 52,50,000 रुपये, ठीक है। अब जो हमारा टोटल लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी कैसे बनेगा? इक्विटी, देख लो यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेरे पास डेट है, मेरे पास इक्विटी है, लाइबिलिटी की बाजू में इक्विटी है, डेट है, ठीक है। बाद में मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, इसके अलावा और कुछ चीज दिख रहा है? डिबेंचर वो सब नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इक्विटी है, डेट है, और प्रेफरेंस शेयर है। इसके अलावा हमने करंट लाइबिलिटी पहले ढूंढी, वो है। तो टोटल लाइबिलिटी में हमारे पास कौन कौन सा पोर्शन है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस डेट हमारा, प्लस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये 52,50,000 है। इक्विटी हमारा कितना है? इक्विटी हमारा है 1.5 डेट,
प्रेफरेंस शेयर हमारा कितना है भाई? प्रेफरेंस शेयर हमने यहीं पे बात की 10 रुपए के 60,000 है, मतलब कि ये 6 लाख का है। प्लस डेट, डेट के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, प्लस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हमने कितना ढूंढा था? ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी ये रहा, हमने 9 लाख ढूंढा था, तो ये सीएलबी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम करें 52,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 9 लाख, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, ये 52,50,000 प्लस है, ये 6 लाख प्लस है, ये 9 लाख प्लस है, तो ये 6 और 9 15 लाख, ये 15 लाख प्लस 15 लाख इज इक्वल टू की उस साइड जाएंगे तो माइनस 15 लाख बन जाएंगे। 52,50 में से 15 लाख चले जाएंगे, 52,50,000 माइनस 15 लाख, तो ये हमारा बन जाएगा 37,50,000, ठीक है। इज इक्वल टू 1.5 डेट प्लस 1 डेट, ये हमारा हो जाएगा 2.5 डेट। क्या हो जाएगा? डेट इज इक्वल टू 37.5 लाख डिवाइड बाई 2.5, तो मैं करता हूं यहाँ पे डिवाइड बाई 2.5, तो हमारा डेट हमें मिल जाएगा, डेट हमें मिल जाएगा कितना? 15 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूला में रख के मैं इक्विटी ढूंढ सकता हूँ, यस। इक्विटी इज इक्वल टू 1.5 डेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 15 लाख, ठीक है। तो इक्विटी का पोर्शन हमारा कितना होगा? 15 लाख इंटू 1.5, ये हमारा हो जाएगा 22,50,000 रुपए। तो इक्विटी मुझे ढूंढना था, मैंने ढूंढ दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड में इक्विटी वाला पोर्शन है 22,50,000 रुपए, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 6 लाख रुपए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28,50,000, ठीक है। इस प्रोप्राइटरी फंड को है ना उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या है, यहाँ पे हमारा पोर्शन सी आ जाएगा। सी कौन सा था भाई? सी हमें ढूंढना था प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका मतलब था भाई पीएफ प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल फिक्स असेट ना, टोटल असेट, टोटल असेट। तो प्रोप्राइटरी फंड हमने ढूंढ लिया भाई 28,50,000 है, और टोटल असेट हमारी कितने है? ये रहा टोटल असेट का टोटल 52,50,000, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 52,50,000। 28,50,000 डिवाइड बाई 52,50,000, तो ये वाला पोर्शन हमारा बन जाएगा 0.54, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही सम आते हैं, ठीक है। अब अब लास्ट में हमें एक और चीज ढूंढने के लिए बोलिए, प्रोप्राइटरी फंड हो गया, लास्ट में हमें ढूंढने को बोला है ईपीएस। लास्ट में हमें क्या ढूंढने को बोला है भाई? ईपीएस। ईपीएस का मीनिंग क्या होता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मुझे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। मुझे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे सेल्स में से सीओजीएस वाला पोर्शन माइनस कर देना होगा। तो इसको छोड़ो, मेरे पास डायरेक्ट जीपी पड़ा है, यस मेरे पास डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा है। डायरेक्ट जीपी पड़ा है, तो सेल्स में मैं से सीओजीएस माइनस कर दूंगा, तो मुझे डायरेक्ट अपना जीपी मिल जाएगा। या तो फिर छोड़ो, एक 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 रेशियो और रह गया, ये रहा। इन लोगों ने बता दिया भाई रिटर्न ऑन टोटल असेट आफ्टर टैक्स, मतलब कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें ढूंढना हो ना, तो हमें 50% है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम अर्निंग आफ्टर टैक्स ढूंढ सकते हैं, ईएटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ले लेते हैं, ये डी है, ये 9 है, ये 10 नंबर का हम ले लेते हैं यहाँ पे 10। मुझे क्या ढूंढना है भाई? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला कौन सा है? रिटर्न ऑन टोटल असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट इज इक्वल टू 50%। इसका मीनिंग क्या है भाई? रिटर्न डिवाइड बाय टोटल असेट इज इक्वल टू 50%, ठीक है। रिटर्न माने ये है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। और टोटल असेट, टोटल असेट हमारा था 52,50,000 इज इक्वल टू 50%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा हमारा 15,52,50,000 का 50%, ये हमारा हो जाएगा 787500, ठीक है।
787500 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए था? नहीं, मुझे तो ओरिजिनल में क्या चाहिए? मुझे तो ओरिजिनल में चाहिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी है ये मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईएटी में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? पीडी। तो मुझे मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो ये है 787500, ठीक है। पीडी हमारा कितना है भाई? पीडी देखो यहाँ पे बोला है भाई 9% का है, 6 लाख का 9%, 6 लाख का 9%। तो 6 लाख का 9% हमारा हो जाएगा 54,000। और ये माइनस हो जाएगा, -787500, ये हमारा हो जाएगा 733500। डन। 73 7 733500, ये मुझे क्या मिल गया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड बाय मुझे क्या चाहिए? डिवाइड बाय मुझे चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये रहे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,80,000, डिवाइड बाय 1,80,000। तो ये आपका बन जाएगा 4.075। तो ईपीएस भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया। देखो कि कैसे एक रेशियो दूसरे रेशियो से इंटरलिंक है ना, यहाँ ये पता चलता है। अगर एक रेशियो भी आप एग्जाम के टाइम पे भूल गए ना, सम आधा गिनना मुश्किल हो जाएगा। और पहला ही रेशियो भूल गए जिससे सम स्टार्ट करना है, तो समझ लो सभी कुछ भूल चुके हो। ठीक है। एक छोटा सा सम, एक छोटा सा एक और कर लेते ताकि है ना माइंड रिफ्रेश हो जाए। 8वां गिन सकते हैं, 8वां गिन सकते हैं, छोटा सम है क्योंकि काफी सारी चीजें हमें यहाँ पे दे दी है। ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज अच्छी है, बाकी तो हाँ ठीक है, ढूंढ सकते हैं। ओके। सम नंबर 9 सेल्स सीयूजी वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी वाला अपना बाकी पोर्शन बाद में उसको करेंगे। 10th लंबा पड़ेगा सम, 20 to 25 मिनट ले लेगा। और 11 नंबर का सम है ना, दिखने में छोटा है लेकिन रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें बहुत सारा। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। बाद में क्या है, 9 10 11 रह जाएंगे जो थोड़े अच्छे सम है। 9 10 11 अच्छे सम की श्रेणी में आते हैं, 9 10 11। ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं, देन आफ्टर देखते हैं टाइम हमारे पास कितना बचता है। मेरे पास राइट नाउ अब है ना अराउंड अराउंड 20 मिनट जैसा ही है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? गिग लिमिटेड हैज फर्नाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। शेयर कैपिटल दे दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया है, लॉन्ग टर्म लोन दे दिया है। ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो दे दिया, एनपी है हमारा 8%, जीपी है हमारा 20%। लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट। ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन जो हमारा है 30 लाख का, वो 40% फिक्स असेट है। ठीक है। स्टॉक टर्नओवर विद द रिस्पेक्ट ऑफ अ सीओजीएस इज 4। जो हमारा स्टॉक टर्नओवर है, जो सीओजीएस से आपको ढूंढना है, वो है हमारा 4। ठीक है। देन डेटा रिप्रेजेंट 90 डेज सेल। ठीक है। डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डेज, तो मैं रिसीवेबल ढूंढ पाऊंगा। कंपनी होल्ड्स कैश एंड इक्विवेलेंट 1.5 मंथ सीओजीएस का। ठीक है। सीओजीएस हम ढूंढ के उसका 1.5 मंथ का 1.5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो हमें कैश मिल जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हमें यहाँ पे टैक्सेशन को इग्नोर करना है और अज्यूम करना है भाई 360 डेज है। ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है। ये हमें उन लोगों ने फॉर्मेट दे दिया है, तो क्या करते हैं, हमने फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। एड कट, ये थोड़ा है ना डैश नहीं दिया होता तो अच्छा रहता। आंसर नंबर हम 8 करेंगे अब। आंसर 8। डन। तो ये हमारा बैलेंस शीट बन चुका है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल
यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा टोटल। टोटल है ना बैलेंस शीट में बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी हमारे रेशियो एनालिसिस में करना आ सकता है कभी भी। अब इस सम को स्टार्ट कैसे करना है ना, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सारे हो सकते थे, बट मैं है ना इजी स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। पहला स्टार्टिंग पॉइंट आपका रहेगा, लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स एसेट। वर्किंग नॉट वन, क्या बोला है भाई, जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन है ना वो 40% है फिक्स एसेट का। तो फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू, लॉन्ग टर्म लोन इज इक्वल टू फिक्स एसेट इंटू 40%, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन फिक्स एसेट का 40% है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हमारा कितना है भाई, लॉन्ग टर्म लोन हमारा है 30 लाख रुपए, ठीक है। हमें यहाँ का देखना है 23 का हमारा लॉन्ग टर्म लोन है 30 लाख का। फिक्स एसेट मुझे नहीं पता है, इंटू 40%। तो हमारे फिक्स एसेट कितना हो जाएगा, 30 लाख डिवाइड बाई 40%, ये हमारा हो जाएगा 75 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट कितना हो जाएगा भाई, फिक्स एसेट का पोर्शन हमारा हो जाएगा 75 लाख रुपीज का, ओके। लॉन्ग टर्म लोन हमारा है 30 लाख का, डन। तो ये हमारा पहला चीज यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो नेट प्रॉफिट दिया है, जीपी दिया है, सेल्स के बिना इनका कुछ काम नहीं है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, ये भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है जिसके ऊपर सीओजीएस बेस्ड है। अब सीओजीएस ढूंढने के लिए भी मुझे सेल्स में से जीपी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। डेटर ढूंढने के लिए बोला है, उसके लिए मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। कंपनी होल्ड कर रही है कैश इक्विवेलेंट, मतलब कि अब देखो ये सम है ना, अब लगेगा यहां से इम्पॉसिबल है। रीजन तो बताऊं क्यों, क्योंकि सेल कैसे ढूंढना है ना हमें पता ही नहीं है। बट मैं बताता हूँ सेल कैसे ढूंढना है। देखो ये वाला पोर्शन देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट क्या करता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस करता है अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं बना रहा हूं बैलेंस शीट कब की, देखो बैलेंस शीट में कब की बना रहा हूं, 23 की, ठीक है। और यहाँ पे 23 की सारी चीजें मुझे दे दी है, ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर 22 का रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख का था, वो 2023 में अगर 25 लाख का हो जाता है, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 लाख रुपए का चेंज है, ये चेंज क्या है, ये चेंज क्या है। लास्ट ईयर मेरा बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस रिप्रेजेंट कर रहा था 20 लाख का, और इस साल रिप्रेजेंट कर रहा है 25 लाख का। तो ये 5 लाख रुपए का चेंज क्या है, ये 5 लाख रुपए का चेंज है मेरा नेट प्रॉफिट। ये है मेरा नेट प्रॉफिट। मैं याद दिलाता हूं आपको, हम जब भी लिखते हैं ना बैलेंस शीट, अगर मैं 2023 का बैलेंस शीट ड्रॉ करूंगा ना, तो है ना यहाँ पे मेरा कैपिटल आएगा और नीचे आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस प्लस हम लिखते हैं प्रॉफिट। तो कैसे होगा, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा था 20 लाख का, और इस साल का 5 लाख का प्रॉफिट ऐड किया, तो ये हो गया 25 लाख। यहाँ पे यही चीज समझनी है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ओके। यहाँ पे टैक्सेशन को इग्नोर किया है ना, तो ये नेट प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। ठीक है, आफ्टर टैक्स लिखो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा नेट प्रॉफिट है, 5 लाख का नेट प्रॉफिट। अगर ये 5 लाख का नेट प्रॉफिट आपको समझ में आ गया ना, तो आपको आधी चीज आपके हाथ में हो गई, ठीक है। ठीक है, आधी चीज आपके हाथ में हो गई। देखो आधी चीज अब बताता हूँ, आधी नहीं 90% चीजें अब आपके हाथ में है। देखो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ 2023 का नेट प्रॉफिट। उसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 2023 रिजर्व एंड सरप्लस माइनस 2022 रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। ये है 25 लाख और ये है 20 लाख। ये 2 लाख हो गए ना, ये 20 लाख। तो 1 2 3 4 5 नेट प्रॉफिट है ये 2023 का। डन, ये नेट प्रॉफिट ऐसे हमें मिल गया। अब नेट प्रॉफिट मिल गया ना, अब मेरे पास है ना नेट प्रॉफिट रेशियो दे दिया इन लोगों ने, एनपी रेशियो। एनपी रेशियो हमारा कितना है, एनपी रेशियो है हमारा 8%। एनपी रेशियो आता कैसे भाई, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू 8%। नेट प्रॉफिट है हमारा 5 लाख का, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय सेल्स इज इक्वल टू 8%, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा सेल्स इज इक्वल टू 5 लाख का 8%, अरे 5 लाख डिवाइड बाय 8%, तो ये हमारा बन जाएगा
5 लाख डिवाइड बाय 8%, ये हमारा बन जाएगा 62,50,000। फोर्थ, मैं क्या जीपी ढूंढ सकता हूँ? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी, अरे इज इक्वल टू जी सेल्स इंटू जीपी रेशियो। ठीक है, ठीक है, सेल्स इंटू जीपी रेशियो। ठीक है, सेल्स है हमारा 62,50,000 इंटू जीपी रेशियो हमारा कितना है? जीपी रेशियो है हमारा 20%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा? 62,50,000 का 20%, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 12,50,000। क्या मैं अब नंबर फोर्थ पे, अरे नंबर फिफ्थ पे क्या सीओजीएस ढूंढ सकता हूँ? सीओजीएस का मतलब है भाई सेल्स माइनस जीपी। सेल्स है मेरा 62,50,000 और 12,50,000 है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 62,50,000, मेरा सीओजीएस है 50 लाख रुपए। मैंने एनपी का यूज कर लिया, जीपी का यूज कर लिया। अब देखो मैं सीओजीएस तक तो ढूंढ लिया, क्या आप आगे कर सकते हो? तो स्टॉप करके फटाफट गिन लेना, बाकी मैं है ना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास है स्टॉक टर्नओवर विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सीओजीएस सोल्ड इज 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टॉक टर्नओवर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, 4, 5th, 6th, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइड बाय स्टॉक। ठीक है, सीओजीएस स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना? 8 था ना? नहीं, फोर्थ है, 4 है हमारा स्टॉक। सीओजीएस है हमारा 50 लाख, स्टॉक मुझे पता नहीं है, तो स्टॉक मेरा कितना हो जाएगा? स्टॉक इज इक्वल टू 50 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये मेरा बन जाएगा, स्टॉक बन जाएगा 12,50,000 का। ठीक है, तो ये स्टॉक मेरा कहाँ गया? स्टॉक स्टॉक स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 12,50,000 का। देन खत्म हो गया। डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डे का सेल, तो ये हमारा जो डेटर का पोर्शन है वो 90 डेज का सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। 6, 7, अगर मुझे डेटर्स ढूंढना है, या डेटर्स बोलो या फिर रिसीवेबल बोलो, अगर मुझे रिसीवेबल ढूंढना है तो क्या करूंगा भाई? क्रेडिट सेल जो भी है मेरा, मेरा क्रेडिट सेल में उठाऊंगा, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय कितने डेज, यहाँ पे डेज बोले हैं, यहाँ पे बोला है भाई 360 डेज ले लेना, तो डिवाइड बाय 360। क्रेडिट सेल में क्या मानूंगा भाई? पूरा का पूरा जो सेल है ना वो मेरा क्रेडिट सेल है, तो क्रेडिट सेल है 62,50,000 का। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा था 90 डेज का, तो हमारा डेटर या तो फिर रिसीवेबल वो कितना हो जाएगा? 62,50,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 360, ये हमारा हो जाएगा 1562500। ये हमारा क्या गया? डेटर्स, तो डेटर्स हम लिख देते हैं यहाँ पे 1562500, 1562500। इसका काम खत्म हो गया। कंपनी होल्ड करता है कैश इक्विवेलेंट 1.5 मंथ्स का सीओजीएस का, तो मुझे कैश इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? कैश इक्विवेलेंट जैसा बोला है वैसा करेंगे। कैश इक्विवेलेंट है भाई सीओजीएस का 1.5 डिवाइड बाई 12 मंथ। सीओजीएस हमने कितना ढूंढा था? सीओजीएस हमने ढूंढा था 50 लाख रुपए, इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, 50 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा 6,25,000 का, और ये 625 यहाँ पे चला जाएगा। कैश एंड कैश, यहाँ पे कैश इन हेड में 6,25,000 का। ठीक है, अब हमें सब में 40 लाख शेयर कैपिटल बोला था और 30 लाख का लोन बोला था, तो ये 40 लाख, 30 लाख आ गया। एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितना बोला है भाई? रिजर्व एंड सरप्लस बोला है 25 लाख का, तो ये 25 लाख का हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, सारी फिगर आ गई है, तो क्या करते हैं भाई? असेट बाजू का टोटल कर लेते हैं, 75 लाख, 1562500, 12,50,000 प्लस 6,25,000, ये हमारा टोटल हो जाएगा 10937500, 10937500। इतना ही टोटल हमारा लाइबिलिटीज का होगा। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स मिल जाएगा -40 लाख, -30 लाख, -25 लाख, तो ये हमें मिल जाएगा 14375,500। ठीक है, तो हम आंसर नंबर 8 भी हमारा यहाँ पे
खत्म होता है अराउंड अराउंड हमने 7 to 8 मिनट्स में पूरा सम हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज समझनी थी, जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस चेंज हो रहा है 20 से 25 का मतलब 5 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर का, और नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया है जिसकी वजह से हम सेल्स ढूंढ पाएंगे, और जीपी दिया है, सेल्स में से जीपी माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा सीओजीएस मिल जाएगा। बाद में पूरा सम इजी ही है। ठीक है। 10 मिनट में से है हमारे पास और, बट मैं क्या करता हूँ, अब हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। 9, 10, 11, 3 और 2, 5 सम बाकी है। ट्राई करेंगे कि कल गुरुवार के दिन पे, कल 5 फरवरी के दिन पे पूरा का पूरा हमारा रेशियो वाला पोर्शन, पूरा रेशियो एनालिसिस खत्म हो जाए। आपको क्या करना है, आपको आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर्स गिन डालने हैं। ठीक है, इतना काम आपका है। एंड आरटीपी एमटीपी या पास्ट ईयर पेपर्स में कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आए तो आपको क्या करना है, उस कंफ्यूजन पार्ट को आपको कमेंट डाल देना। कमेंट पे मैं देख लूंगा कौन सी आरटीपी है, एमटीपी है, पास्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, और मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा 24 to 48 आवर्स में। अपने ने बात की है पहले से ही कि हमने 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको सॉल्यूशन हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे हमारा ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, 1.5 घंटे का ही लेक्चर ले पाई क्योंकि मैं बाहर था। मैं अभी आया 1.5 घंटे पहले, मतलब कि मैं अराउंड अराउंड 10:30 बजे आया और अभी 12:40 हो रही है। ठीक है, तो मतलब कि घर पे आके ही हमने है ना स्टार्ट कर दिया था हमारा काम करना। ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल के लेक्चर में। कल हमारा फिफ्थ फरवरी है, तो ऑलमोस्ट हमारा रेशियो 5 फरवरी को हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया, ये हमारा बन चुका है। ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी आपका फ्रेंड May 25 में आ रहे, May 25 का May 26 में एग्जाम देने वाला है FMS ग्रुप 2 की, तो उसको हमारे लेक्चर रिकमेंड जरूर करना। ये लेक्चर हमारे May 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है, May 26 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है। ठीक है, तो May 26 बाद में सितंबर का अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद January 26 का अटेम्प्ट आएगा। जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, ये लेक्चर हमारे वैलिड ही वैलिड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।